नमस्कार दोस्तों, सीटेट एसएसटी के लिए एक ऐसी कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें वर्ष 2018 से लेकर 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको कराने वाला हूं। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में वही सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है, जिस कारण यहाँ पर जो तैराक होते हैं वो मृत सागर में तैर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इसका 4 वाला हो जाएगा। नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बना देती है। सागर को कैसा बना देती है? सघन बना देती है, जिस कारण तैरने वाले व्यक्ति मृत सागर में तैर सकते हैं। ये मृत सागर है कहाँ? ये इजराइल में है। कहाँ पर? इजराइल में है मृत सागर, ठीक है ना। इस मृत सागर में लवण बहुत पाई जाती है, यानी कि नमक ही नमक इसमें पाया जाता है, इसलिए तैरने वाले व्यक्ति इस सागर में तैर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है नहीं वाला, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में दहन खेती नहीं की जाती है। दहन खेती कहाँ पर की जाती है? ये अमेजन बेसिन में की जाती है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन, है ना। अमेजन बेसिन जो है वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? कर्तन दहन, यानी कि काटकर वनस्पतियों को जलाकर की जाने वाली खेती को ही कर्तन दहन कृषि बोलते हैं, जो कि अमेजन बेसिन में कृषि की जाती है। आपसे यहाँ पर पूछा था गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। यहाँ पर चाप झीलें भी पाई जाती हैं, ये सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है, ये भी करेक्ट है। आपका यहाँ पर 4 वाला गलत है, आपको नहीं वाला बताना था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शंकुधारी वन। जो होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध के 50 से 70 अक्षांश में पाए जाते हैं और इनको टैगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या तटबंध। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। निक्षेपण की बात यहाँ पर कही गई है, राइट आंसर हिमोड़ हो जाएगा। लोयस किसका निक्षेपण है? लोयस पवन का निक्षेपण है। किसका? पवन का निक्षेपण है लोयस। तटबंध क्या है? तटबंध ये नदी के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृति है। समुद्री गुफा किसका निक्षेपण है? समुद्री गुफा जो होती है ये समुद्र का निक्षेपण है। समुद्र में गुफाओं का निर्माण होता है, स्टेक जैसी आकृति का भी निर्माण होता है ना, मेहराब का भी निर्माण होता है। ये समुद्र से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। समुद्री गुफा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्री गुफा का निर्माण किसमें होता है? तो समुद्र में निक्षेपण आकृति कह लो आप समुद्री गुफा को, पवन का निक्षेपण कह लो लोयस, जो कि चाइना में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लोयस के निक्षेप। तटबंध जो कि नदी के द्वारा बनाई गई आकृति है। एक बात और आप लोग यहाँ पर समझ लो, ठीक है ना। पवन, पवन के बारे में, पवन का निक्षेपण है ये क्या है? ये निक्षेपण है। अगर अपर्दन की बात कर लूं, पवन का अपर्दन कौन होता है? छत्रक शिला, ठीक है ना। छत्रक शिला या छत्रक शैल, ठीक है ना। छत्रक शैल या शिला ये क्या है? ये पवन का अपर्दन है। वहीं पवन का निक्षेपण लोयस है। अंतर आप लोग इतना यहाँ पर समझ चुके होंगे। राइट आंसर मैंने आपको बताया हिमोड़, हिमनद का निक्षेपण।
यहाँ पर अगला प्रश्न, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं है, बल्कि ये कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है, इसलिए बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बी जिन जिन ऑप्शन में होगा सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ से हटा दोगे, है ना। यहाँ पर आपके ए और सी राइट हो जाएंगे। सेकंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण बात महासागरीय धाराओं के बारे में। एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, वो भी ठंडी धारा क्या है और गर्म धारा क्या है, ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, कैसे क्या चलती हैं, चलिए आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ठीक है ना, ठंडी जो धाराएं होती हैं, कैसी धाराएं? ठंडी। ये ध्रुव आपके ग्लोब में समझ लो आप, ध्रुव आपके ऊपर नीचे होते हैं। ध्रुव पर क्या रहता है? हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ठंडी, यहाँ की जो धाराएं होंगी वो ठंडी होंगी, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये वाला क्षेत्र यहाँ का जल ठंडा होगा। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, यानी कि बिल्कुल भयानक ठंडी पड़ती है, यानी कि सर्दी हमेशा ही बनी रहती है। और बीच में क्या होता है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर गर्मी वाला क्षेत्र यानी कि भयंकर गर्मी होती है, जबकि ऊपर में क्या होता है? भयंकर सर्दी होती है। इतना आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। जो यहाँ पर बीच वाली धारा होगी वो दरअसल गर्म होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा यहाँ पर होगा, है ना। भूमध्य रेखा यहाँ पर होगी क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये वाला क्षेत्र गर्म होगा, और ऊपर वाले में तिरछी पड़ती, तो इसलिए ये क्षेत्र ठंडा होगा। इतना मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन के ऑप्शन की यहाँ पर बात करूं, ठंडी धाराएं ध्रुवीय, ध्रुव मैंने आपको बता दिए ऊपर नीचे वाले, ठीक है ना, अथवा उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का होंगे? जो ऊपर के अक्षांश, यानी कि ये उच्च अक्षांश होता है और बीच वाला 0, ठीक है ना। उच्च अक्षांश ऊपर और नीचे होते हैं। उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय बीच वाला भाग है। यहाँ पर आप लोग समझ लो, जैसे ये रहा ग्लोब, ऊपर है आपकी ठंडी, नीचे है आपकी ठंडी, ठीक है ना, और बीच में है आपकी विषुवत रेखा, यहाँ पर गर्म। तो इनका जो जल है उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। निम्न अक्षांश यानी कि ऊपर का जो जल है ये कहाँ पर आएगा? भूमध्य रेखा की तरफ, या नीचे का यहाँ पर बीच की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे ऊपर का जल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। निम्न अक्षांश की ओर ले जाता है, उच्च से निम्न की ओर आता है। ये कैसी धारा होगी? ये आपकी होगी ठंडी। कैसी होगी? ये ठंडी होगी। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर वाली धारा ठंडी होती है, और गर्म कैसी होगी? भूमध्य रेखा से ऊपर वाली धारा, है ना, ये आपकी गर्म होगी। आपको मैंने समझा दिया, इसलिए पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का मत्स्य क्षेत्र यानी कि मछली उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जापान वाला क्षेत्र जहाँ पर ये गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? सभी लोग जानते होंगे नाइट्रोजन यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में। कितने परसेंट? 78% लगभग में पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन आपका 21% यानी कि दूसरे नंबर पर पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋतुएं किस कारण से बदलती रहती हैं, किस कारण से उनमें परिवर्तन होता है, आपको यहाँ पर बताना है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अक्षांश दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का परिमंडल और उसके एक ही दिशा में अक्ष का झुका होना, जो कि ऋतुएं में परिवर्तन का कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आपको पता होगा पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की 2 गति होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन गति, है ना, और दूसरी गति होती है परिक्रमण। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रातें होती हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण से होते हैं, ठीक है ना। और परिक्रमण गति ये कब
पूरी होती है, ये 365 दिन में पूरी होती है। इसलिए परिक्रमण को वार्षिक गति बोलते हैं, घूर्णन को दैनिक गति बोलते हैं, क्योंकि ये 24 घंटा में होती रहती है, इसलिए दिन रात होते रहते हैं। परिक्रमण 365 में होती है, यानी कि वर्ष में एक बार कंप्लीट होती है। परिक्रमण वह गति होती है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाती है, जिस कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से आएगा? परिक्रमण गति के कारण से आएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर राइट आंसर बताया, परिक्रमण गति और पृथ्वी का अक्ष एक ही झुकाव में उसके अक्ष का झुका होना। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम चुनिएगा। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे सबसे नीचे कौन सी परत है, फिर उसके ऊपर कौन सी है, फिर ऊपर कौन सी है, फिर लास्ट में कौन सी है, इस क्रम में आपको यहाँ पर बताना है। आपको पता होगा क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। क्षोभ मंडल आप सबसे पहले ढूंढो किस ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है, तो क्षोभ मंडल सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, जो कि वायुमंडल की ये परतों का यहाँ पर सही से क्रम है सतह से शुरू करके। अगर आपसे ऊपर की ओर से पूछता, ऊपर से करो, तो सबसे पहले बहिर्मंडल आता है ना। इस क्रम में क्रम को भी यहाँ पर याद रखना, सतह से पूछा गया है या ऊपर से पूछा गया है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, अभिकथन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा, कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्वी में स्थित है। यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। भारत का जो टाइम है लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे टाइम है, 5.5 घंटा टाइम आगे है। आगे होने का कारण है भारत ग्रीनविच के पूर्व में कितना है, 82:30 पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न, गैरिसन नगर से अभिप्राय है, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर होगा किलेबंद बसाव, जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन नगर। गैरिसन नगर का दूसरा नाम होता है छावनी नगर, है ना, छावनी नगर। जैसे मेरठ छावनी नगर, आगरा छावनी नगर, अंबाला छावनी नगर, है ना, और बहुत सारे आपके छावनी नगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये छावनी नगर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं, किलेबंद बसाव होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत कौन सी अदालत थी? दीवानी थी, यानी कि सिविल कोर्ट 1772 में स्थापित की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। यह एक फौजदारी अदालत थी, फौजदारी नहीं थी, दीवानी थी। पहले ही बता दिया कि दीवानी अदालत के बारे में आपको बताना है। तो फौजदारी कैसे हुई? फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, यानी कि जो क्राइम, जो अपराध के मामले, जैसे मर्डर करना, रेप करना, किसी को जान से मार देना, है ना, तो ऐसे जो मामले होते हैं वो क्राइम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपराधिक मामले आते हैं। ये फौजदारी आपराधिक मामला होता है, परंतु आपसे दीवानी पूछा गया, सिविल वाला पूछा गया, इसलिए यहाँ पर तो पहला वाला गलत हो जाएगा। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी, केवल और केवल बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था, किसने किया था? तो रामानुज ने इसको प्रस्तावित किया था, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को 11वीं शताब्दी में। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो यहाँ से मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका होगा दरगाह। दरगाह, जब कोई सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, दफनाया जाता है ना, उसके बाद वह स्थल एक पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाता है, यानी कि लोग जो सूफी इस्लामिक लोग हैं ना, मुस्लिम समुदाय के लोग, उसकी पूजा करते हैं ना, उस कब्र की, है ना, कब्र कह लो, एक प्रकार का कब्र ही होता है। ठीक है ना, जिसको मकबरा भी कहा जाता है, दरगाह भी कहा जाता है, कब्र को ही, है ना, कब्र को ही दरगाह बोलते हैं, जो कि पूजनीय बन जाती है दरगाह। ठीक है ना, और खानकाह क्या है? ये खानकाह है निवास स्थल,
सूफी संत के निवास स्थल जहां पर ये बैठकों का आयोजन करते थे उसको खानकाह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दरगाह हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कोलकाता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, सूरत, मद्रास और कोलकाता। ठीक है ना। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहीं पर व्यापारिक कंपनियों ने अपने केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है ना। आगे यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। आपको बताना है ऐसी कौन सी सामाजिक नीति जो न्याय को प्रोत्साहित करती है, यानी कि न्याय को बढ़ावा देने का यहाँ पर प्रयास करती है। सरकारी जो नौकरी होती है उसमें दलित, है ना, दलित समुदाय जो होता है उनके उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये भी एक प्रकार से न्याय को ही प्रोत्साहित करती है। न्यूनतम मेहनताना, यानी कि मेहनत कम पड़े, है ना, अच्छा खासा धन मिल जाए, है ना, मेहनत कम पड़े, यानी कि न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना चाहिए, ये भी सही है। दोनों आपके यहाँ पर में राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता क्या है, यहाँ पर कहता है ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं, गणतंत्रात्मक बोलते हैं या संघवाद बोलते हैं? राइट आंसर होगा संघवाद उसको बोलते हैं। ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो तो उसको संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत ने किसी एक धर्म को विशिष्ट तौर पर स्वीकार नहीं किया है। उसके लिए सभी धर्म कैसे होंगे? समान होंगे। कोई विशेष धर्म को समर्थन नहीं देगा, है ना, धर्म को समर्थन नहीं देगा, वही धर्मनिरपेक्ष होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा संघवाद। अगला प्रश्न, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? यह क्वेश्चन एग्जाम में अब तक 2 बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आदिवासी और दलित, है ना। इन समुदाय को न्याय दिलाने के लिए 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? यानी कि अंतिम जो निर्णय लेता है, अर्थ निर्णायक जिसको माना जाता है भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला, तो वो कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, न्यायपालिका है या अटॉर्नी जनरल है? तो न्यायपालिका ये आपकी अंतिम मानी जाती है, अर्थ निर्णायक, यानी कि न्याय दिलाने के लिए न्यायिक व्यवस्था न्यायपालिका है ना। आगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी के सुरक्षा का अधिकार। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये अब तक एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा गया है ना। हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हो। 2005 का एक अधिनियम पारित किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। 2005 में बताया गया है यदि किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पारिवारिक संपत्ति में उस पत्नी का हिस्सा होगा, पत्नी के जो पुत्र होंगे उनका हिस्सा होगा, पत्नी की जो पुत्रियां होंगी, बेटियां होंगी, उनका हिस्सा होगा। 3 जनों का यहाँ पर हिस्सा होगा, पत्नी, पुत्र या पुत्रियों का। 2005 का कानून यही कहता है यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तब। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। नेक्स्ट, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या होम इंस्पेक्टर?
राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5, 6, 4, 3। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल चुना जाता है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सचिव के बारे में। सचिव की नियुक्ति कैसे होती है ग्राम पंचायत में? इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है सचिव की। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, सौर मंडल से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं सौर मंडल से। यहाँ पर क्वेश्चन समझने का आप लोग प्रयास करोगे। हम लोग जैसे हम की बात किससे की गई है? पृथ्वी से। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है सौर मंडल से। यानी कि जब जो पृथ्वी है, पृथ्वी सौर मंडल से दूर जाती है, जैसे ये रहा सौर मंडल है ना, इसी में ही है अपनी ये पृथ्वी। ठीक है ना। जब इससे सौर मंडल से बाहर जाती है यानी कि दूर जाती है, तब क्या होता है? जब सौर मंडल से पृथ्वी दूर जाएगी तो परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है ना, बढ़ती जाती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिक या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसको द्वीपीय भी बोला जाता है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का। ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंटार्कटिक की मैं बात करूं, ये बर्फों का घर कहा जाता है। यहाँ पर बर्फ की चादर ही चादर बिछी रहती है। यहाँ पर भारत के शोध संस्थान स्थित हैं। मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है ना। शोध संस्थान यहाँ पर भारत के स्थित हैं और अन्य देशों के भी शोध संस्थान स्थित हैं अंटार्कटिका में। ठीक है ना। और मानव का स्थायी निवास यहाँ पर में पाया नहीं जाता है। राइट आंसर मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? अब आपको यहाँ पर गलत वाला बताना है। यहाँ पर आपके 3 कथन जो होंगे वो इससे संबंधित सही होंगे, एक यहाँ पर आपका गलत होगा। गलत वाले को ही आपको यहाँ पर बताना है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना व लिखना जानती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दे दी गई। और इन्होंने पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ये तो सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। उसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, उन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक है ना। ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। प्रार्थना समाज में हिंदू मुस्लिम सभी ग्रंथों का इसने यहाँ पर विचार विमर्श किया था, ना कि केवल हिंदू ग्रंथों पर। इसलिए यहाँ पर 4 वाला आपका गलत है। गलत आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हुआ? यहाँ पर आपका 4 वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। ठीक है ना। रजिया ने अपने अभिलेख में ये कुछ नहीं किया था, अपना नाम पुरुषों जैसा नहीं किया था। एक महिला थी रुद्रमा देवी, है ना, रुद्रमा देवी। क्या नाम है उसका? रुद्रमा देवी। ठीक है ना। रुद्रमा कित्तूर की रहने वाली थी, ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना। इसने अपने अभिलेख में
पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। किसने? रुद्रमा देवी ने किया था, ना कि रजिया सुल्ताना ने किया था। ठीक है ना, इतना आपको समझा दिया। रुद्रमा देवी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, पुरुषों जैसा भ्रम किसने किया? रुद्रमा देवी ने किया, याद रखना। इसलिए पहला वाला यहाँ पर खत्म। तवारीख के लेखक क्या था? जो इतिहास को लिखते थे मुगल काल में, है ना। सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि पुरुषों को श्रेष्ठ यहाँ पर माना गया था तवारीख के लेखकों द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कथन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल बी सही है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। कौन सा? सेकेंड यहाँ पर सही होगा। ए गलत है किंतु वी सही है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो अभी से। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। मैंने अभी आपको क्वेश्चन क्या कराया? ये स्टेटमेंट वाला कराया, तवारीख वाला, है ना। ये तो सही था। यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तवारीख के लेखक ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समस्या बनाए रखने के लिए यहाँ पर सलाह दी थी। ये बात करेक्ट है। ये पुरुषों को यहाँ पर श्रेष्ठ मानते थे तवारीख के लेखक, जो कि ये शहर में रहा करते थे। कहाँ पर? दिल्ली जैसे शहरों में रहा करते थे। इनाम पाने के उद्देश्य से ये लेखकों मतलब कि लेख को लिखा करते थे। ठीक है ना, इनाम पाने के लिए सुल्तान से। कथन भी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। सारे लोग तो सहमत नहीं थे, कुछ ही लोग सहमत थे। सारे लोग के कारण ये कथन यहाँ पर गलत हुआ, है ना। सभी लोग यहाँ पर सहमत नहीं होते थे, सभी लोग सहमत नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है और किंतु वी गलत है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर आपके, दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। जो चोल मंदिर थे ना, ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। ठीक है ना, ये बात सही है। दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, पुरा स्थल के बारे में, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरा स्थल कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? केवल के कारण। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, केवल के कारण गलत है। ओनली के कारण, केवल, ये भी गलत है। ये भी यहाँ पर गलत है। कभी नहीं पाए जाते हैं समुद्र तल में, नदी। इसको समझ लो आप बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है ना, पूरा स्थल जो होते हैं वह स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आपके जो पूरा स्थल होते हैं ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, यानी कि जमीन में भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, ऊपर अंदर पाए जाते हैं, नदी में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, पूरा स्थल आपके पाए जाते हैं, सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर है ये केवल, केवल के कारण ये तीनों गलत हैं। अगर केवल ना होता तो ये सभी आपके यहाँ पर सही हो जाते। तो पहला ही वाला राइट आंसर होगा, केवल और केवल ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। बिल्कुल बनाते थे, करेक्ट हो जाएगा। पत्थर से वो लोग बाट बनाते थे, जो कि वजन तोलने का काम आता है। तराजू के भी अवशेष देखने को मिलते हैं, बाट के पलड़े भी अवशेष के रूप में मिले हैं। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र तो मेरे हिसाब से नहीं मिले हैं। लोहे से बनी तकलियां, यानी कि हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग क्या हुआ करता था, आपको यहाँ पर बताना है। लोहे का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ करता था, लोहे कांसे का प्रयोग हुआ करता था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हड़प्पा कालीन सभ्यता को जाना जाता है। इसमें कांसे का, सोने चांदी का प्रयोग हुआ करता था और पत्थर की मोहरों का निर्माण हुआ करता था। ठीक है ना, बांट का निर्माण हुआ करता था। ठीक है ना, पत्थर के फलक सब कुछ यहाँ पर पाए जाते थे। पीले रंग से ये नहीं, ना ही लोहे का प्रयोग हुआ था। लोहे का प्रयोग महाजनपद काल में हुआ था। कहाँ पर? महाजनपद काल में हुआ था। खेत जोतने के लिए बड़े बड़े फालों का उत्पादन किया गया था, हल का निर्माण किया गया था, है ना। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ए और डी, एडी 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 आपका है यहाँ पर सेकंड वाले में। ठीक है ना, एडी मैंने आपको बता ही दिया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। महिलाओं की बात कही गई, महिला के कंकाल को पहचानना है। हड्डियों की संरचना महिलाओं तथा पुरुषों की भिन्न भिन्न होती है, ये बात सही है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, कभी कभी तो पुरुषों में भी आभूषण दिखाए जाते थे और कभी कभी महिलाओं के साथ भी आभूषण को दफनाया जाता था, तो आभूषण वाला यहाँ पर नहीं होगा। कंकालों के आकार, कंकाल के जो आकार होते थे
उसमें भी विभिन्नता पाई जाती थी, आकार में भी, ठीक है ना। कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन ये दोनों के साथ रखे जाते थे। महिला का कंकाल बताने के लिए एनसीईआरटी के मुताबिक, किसके मुताबिक, एनसीईआरटी के मुताबिक यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। तो हड्डियों की संरचना से क्या महिला और पुरुष के कंकाल को पता किया जा सकता है? कंकालों के आकार से। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो केवल और केवल हड्डियों की संरचना से होगा। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी पुस्तक के मुताबिक मैं बताना चाहूँ, महिलाओं के कंकाल की हड्डियों की संरचना अलग अलग हो जाती है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका जो कमर वाला हिस्सा होता है वो चौड़ा हो जाता है ना, जिस कारण इतिहासकार अनुमान लगाते हैं हड्डियों की संरचना से कौन सा यहाँ पर स्त्री का कंकाल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के मुताबिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। लो, मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी को लगा दिया। अब आपको अच्छे ढंग से बता देता हूँ क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, ठीक है ना। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि कंकाल छोटे आकार का है तो समझ लो कि बच्चे का आकार है, परंतु लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है ये तो पता करना एक नामुमकिन है ना। आगे आगे यहाँ पर किसी पुरुष का है या स्त्री का है कैसे पता करते हैं इतिहासकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो यहाँ पर ये आपकी दिक्कत हो गई कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ ही आभूषण को यहाँ पर दफनाया जाता था। आगे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। हड्डियों की जांच यानी कि हड्डियों की संरचना है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से बड़ा हो जाता है यानी कि चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक ठोस प्रमाण आप लोग कह सकते हो, ठोस कथन यहाँ पर ये है। हड्डी की संरचना देखकर या हड्डी की संरचना बताकर आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है ना। ये कथन यहाँ पर इसलिए मैंने आपको वहां पर राइट आंसर बताया। तो यहाँ पर राइट आंसर हड्डियों की संरचना के अनुसार हो जाएगा, मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगला प्रश्न, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन भी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। दोनों कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे और एक दूसरे का यहाँ पर सही कारण भी हो जाएंगे। कैसे, समझ लो। यहाँ पर ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 12,000 साल पहले कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ी थी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ी उसी कारण घास उगने लगी। जब घास बड़ी मात्रा में उगी तो हिरण घास खाने के लिए उत्पन्न हुए, यानी कि इनके जानवर की भी संख्या यहाँ पर बढ़ी। बारहसिंगा, बकरी ये सब कुछ घास ही खाते हैं, तो घास के मैदान बने तो इन जानवरों की संख्या में भी यहाँ पर वृद्धि हुई। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। स्रोत के समूह की पहचान आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। परंपरागत, तो परंपरागत कैसे होते हैं? अनवीकरण, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा इनको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उत्पन्न होने में हजारों, करोड़ों, लाखों वर्षों का टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं अनवीकरण। परंपरागत, ठीक है ना, परंपरागत बोलते हैं। खनिज तेल तो आपका परंपरागत है। डीजल एक बार यूज करोगे खत्म, है ना। प्राकृतिक गैस भी, ईंधन भी। तो राइट आंसर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बायोगैस जो होती है ये आपकी नवीकरण में आती है। वहीं जल विद्युत भी आपका नवीकरण में आता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरण में ही आती है। इसलिए राइट आंसर आपको यहाँ पर परंपरागत वाला बताना था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।